इसका क्रमिक विकास सल्तनत काल से ही होने लगा था। इसका क्रमिक विकास सल्तनत काल तक ही, सल्तनत काल से ही होने लगा था। सल्तनत काल से ही होने लगा था, होने लगा था। संभवतः यह सैनिक शिविर, संभवतः यह सैनिक शिविर एवं सूफी खानकाहों में, सैनिक शिविर एवं सूफी खानकाहों में, सैनिक शिविर एवं सूफी खानकाहों में विकसित हुआ। अब खानकाहों में पड़ोसी को भी क्या झांक रहे हो, अब तो बूढ़े हो गए सूफीज्म पढ़ते पढ़ते। यही तुम लोग दर्शाते हो कि रिवाइज नहीं कर रहे हो। इस तरह की पढ़ाई में एक भी क्वेश्चन यूपीएससी में थोड़ा लिख पाओगे, क्वेश्चन बैंक उलट के देखते नहीं हो। जो तथ्य कम से कम दिया गया उसको बढ़िया से पहले रिवाइज तो करो, पहले तुम अपने आप को तो क्वालिफाई करो, तभी यूपीएससी क्वालिफाई करेगा तुम। अरे जितनी बातें मैंने कॉपी में बता दी है यार, उसको टाइप करो, 10 बार रिवाइज करो। तो अब मैंने तो तुमको समांग भी बताया है, सूफी खानका बताया है, जियारत बताया है, कवाली बताया है, गजल बताई है, पीर बताई है, मुरीद बताई है, वली बताई है जो उत्तराधिकारी था, खानका जहां पर उन सब का खानका जोड़ता था पीर और मुरीद को, जहां बैठकर वो संगत लगाते थे, जो गुरु होते थे, और वही परंपरा वो जो खानका है वो जोड़ता था। तो जब खानका की चर्चा है तो अब इसको लिखने में क्या दिक्कत है? अब तो कम से कम किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो वो नहीं लिखेगा उसको उर्दू क्या लिखेगा? वो उर्दू क्या, मैं तुमको बुक्स लिखवा रहा हूँ, सोच के लिखवा रहा हूँ कि कैसे कैसे डेवलप हुआ। अब मुगल काल तक 4-5 नाम दूंगा उर्दू कवि का, उसी पर लपेट दूंगा पूरा उत्तर। कम से कम फैक्ट्स कॉन्सेप्ट पर खींच जाएगा पूरा उत्तर। अब कोई अगर 25 उर्दू कवि का नाम ही लिखे, उसे थोड़ा मार्क्स मिल जाता है। वो तो प्रक्रिया दिखानी पड़ती है, इसको कहते हैं विश्लेषण परक लेख। इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा आपको अंदाज है कि अगर भारत का जो इस्लाम है, वो भारत का इस्लाम बाकी इस्लाम से, उर्दू भाषा से, पाकिस्तान की भाषा फारसी नहीं हुई, उर्दू हुई। आज जो तुम पाकिस्तान जो अपने आप को कहता है कि हम इस्लामी जगत के, मतलब हमने इस्लाम, पाकिस्तान का जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान ने यही क्लेम किया था ना कि दुनिया के मुसलमानों के लिए हम स्वर्ग बना रहे हैं, ये दुनिया के मुसलमानों का पनाहगार होगा। दुनिया के मुसलमानों का पनाहगार अरबी भाषा को क्यों लेकर नहीं बना, उर्दू भाषा को क्यों लेकर बना, जो तो हिंदुस्तान की जुबान है। और अगर 17वीं सदी तक फारसी राजकीय भाषा रही तो 18वीं सदी में उर्दू भाषा राजकीय भाषा के रूप में स्थापित होने। बहादुर शाह जफर ने जो लिखा है वो उर्दू में लिखा है, मिर्जा गालिब ने लिखा है उर्दू में लिखा है, मीर सौदा, मीर तकी मीर सौदा, ये सब जितने लिखा है उर्दू में लिखा है। उर्दू को एक औपचारिक शब्द दिया है जो दक्कन से आया हुआ एक महत्वपूर्ण उर्दू का विद्वान था जिसका नाम था वली दक्कनी। तो यही तो तुमको आज तुमको संस्कृत पूछा है, कल को तुम्हारे एग्जाम में उर्दू पूछ देंगे। तो ये सब तथ्य है, वो तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। और वो तो आपको याद रहे इसके लिए एक बार मैं बुकलेट में दे देता हूँ, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम दे देता हूँ, थर्ड टाइम फिर क्लास में लिखवा देता हूँ। कम से कम 3 बार पढ़ोगे तो उस बहाने भी तो कुछ याद रहे। तो क्या लिखा आपने? हाँ, खानकाहों में हुआ। हाँ लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ ये लिखिए, हाँ ये दोनों स्थल, ये दोनों स्थल हिंदू एवं मुसलमानों के मिलन स्थल थे। ये दोनों स्थल हिंदू एवं मुसलमानों के मिलन स्थल थे। हिंदू एवं मुसलमानों के मिलन स्थल थे, मिलन स्थल थे, स्थल थे। हाँ हाँ, जहाँ उर्दू जवाब, हाँ हाँ मिलन स्थल थे। हाँ हाँ, जहाँ दोनों ने एक समान जुबान का विकास किया, दोनों ने एक समान जुबान का विकास किया।
विकास किया। इसका छिटपुट आरंभ तो इसका छिटपुट आरंभ तो सल्तनत काल में ही हो चुका था। आरंभ तो सल्तनत काल में ही हो चुका था, परंतु मुगल काल में इसने औपचारिक आकार ग्रहण किया। सॉरी, औपचारिक आकार ग्रहण किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उर्दू को रेखता रेखता के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू को रेखता के नाम से भी जाना जाता है। कि 18वीं सदी तक आकर इसने मुगल दरबार में 18वीं सदी तक आकर इसने मुगल दरबार में राजकीय भाषा का रूप ले लिया था। फारसी के समानांतर उर्दू का महत्व बढ़ गया था। फारसी के समानांतर उर्दू का महत्व बढ़ गया था। दक्षिण से इसके विकास में दक्षिण के प्रांतीय शासकों की भूमिका रही थी। इसे साहित्यिक भाषा के रूप देने में दक्षिण के एक विद्वान वली दक्कनी की अहम भूमिका रही। मुगल दरबार में उर्दू में शेर लिखे जाने लगे। जिसे काफी लोकप्रियता मिली। उर्दू में शेर लिखे जाने, शेर का मतलब कहीं टाइगर तो नहीं समझ रहे हो, लाइन तो नहीं समझ रहे हो ना। जिसे काफी लोकप्रियता मिली। देखिए, मुगल दरबार में चाहे मुगल काल में कर दो, मुगल काल में मीर सौदा ऊपर लिख दिया। मुगल काल में मीर सौदा, मीर दर्द तथा मीर तकी मीर उर्दू
उर्दू के महत्वपूर्ण विद्वान थे, उर्दू के महत्वपूर्ण विद्वान थे, उर्दू के महत्वपूर्ण विद्वान थे। लिखिए हाँ, 18वीं सदी के एक उर्दू कवि, 18वीं सदी के एक उर्दू कवि मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब की गणना एक महान कवि के रूप में होती है, महान कवि के रूप में होती है। देखिए मुगल शासक बहादुर शाह जफर, मुगल शासक बहादुर शाह जफर स्वयं भी उर्दू शायरी का महान लेखक था, महान लेखक था। उसने अपने निर्वासित जीवन के दर्द को उर्दू शायरी में व्यक्त किया, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदुस्तान के आक्रोश का प्रतीक बन गया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदुस्तान के आक्रोश का प्रतीक बन गया, हिंदुस्तान के आक्रोश का प्रतीक बन गया। उसका जैसे बहादुर शाह जफर का तो आपको पता होगा कि उसने रचना लिखी है, उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, तो उसने उर्दू में ही लिखा था। और वो इस पर एक ब्रिटिश विद्वान है, ये जो मैंने लाइन लिखा है इसकी वजह है, एक ब्रिटिश विद्वान है, उसका नाम है पर्सिवल स्पीयर, जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट स्कॉलर है। तो पर्सिवल स्पीयर ने लिखा कि बहादुर शाह सिपाहियों की गोलियों से भी बड़ा प्रभाव पैदा किया बहादुर शाह जफर के गजलों ने। जो गजल है वो दर्द के गीत होते हैं, उसने जो गजल लिखे हैं वो बहादुर शाह के, इसमें एक लाइन ये भी डाल ही दो। देखिए हाँ, इतना तक कि एक ब्रिटिश विद्वान ने 1857 के महाविद्रोह का मूल्यांकन करते हुए 1857 के महाविद्रोह का मूल्यांकन करते हुए यह लिखा है कि सिपाहियों की गोलियों से भी अधिक प्रभाव पैदा किया, सिपाहियों की गोलियों से भी अधिक प्रभाव पैदा किया बहादुर शाह जफर के गजलों ने, बहादुर शाह जफर के गजलों ने जैसे उसका मतलब लाल किला नाम से संकलित है बहादुर शाह जफर का। लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, किसकी बनी है पावने ना पायेदार में, बुलबुल को
बुलबुल को न बागवां से न सैयद से है गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। तो इसी तरह से उसने लिखा है। करीब उसके वो जो गज़ल है वो गज़ल हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गज़ल मानी जाती है और वो उर्दू में लिखी हुई है, इसलिए उसकी जो दिल्ली की जुबान है वो उर्दू है, फारसी नहीं। पैराग्राफ चेंज लिखिए। हाँ लिखिए। हाँ 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 लिखिए। मुगल संस्कृति, हाँ मुगल संस्कृति में उर्दू इतना प्रभावी हो गया, मुगल संस्कृति में उर्दू इतना प्रभावी हो गया जिसने हिंदुस्तान के इस्लाम को पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र के इस्लाम से पृथक कर दिया। पश्चिम एशिया एवं अरब क्षेत्र के इस्लाम से पृथक कर दिया। यह भी गौर ए तलब है, यह भी गौर ए तलब है, यह भी गौर ए तलब है कि अपने आप को मुस्लिमों का, अपने आप को इस्लाम का पनाहगार, अपने आप को इस्लाम का पनाहगार घोषित करने वाला पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू हुई, न कि फारसी और अरबी। उर्दू ही, न कि फारसी या अरबी। बस अब उसमें देखो 4-5 जो ऑथर्स का मैंने नाम दिया उसका ध्यान रखना, उसको याद रखना और बाकी डेवलपमेंट इसी तरह करा देना। दिमाग में स्ट्रक्चर बना उर्दू का, लिख डालोगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो कहीं पूछ सकता है। जैसे बार संस्कृत पूछा अगले सालों को उर्दू पूछ देंगे। तो हर साल बदलते रहते 200 वर्ड्स के क्वेश्चन है, कहीं पूछते चले जाएंगे। साहित्य में आप इतना याद रखो। अब उसके बाद तुम आते हो कला पर, तो कला में सबसे पहले आते हो स्थापत्य कला। नीचे ब्रेक दो, मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला, आप नीचे ब्रेक देकर लिखिए कि लिखिएगा। हाँ, मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं। मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं। मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं। आप डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा कि हिंदुस्तान के अन्य मध्यकालीन शासकों की तुलना में, मुगलों के द्वारा कहीं अधिक संसाधनों का संग्रह किया जाना, मुगलों के द्वारा कहीं अधिक संसाधनों का संग्रह किया जाना, कहीं अधिक संसाधनों का संग्रह किया जाना। इसलिए किया जाना, इसलिए मुगल स्थापत्य में बेहतर किस्म की सामग्रियों, यथा
बेहतर किस्म की सामग्रियों यथा लाल पत्थर, बेहतर किस्म की सामग्रियों यथा लाल पत्थर और संगमरमर, लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग, लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग। ओके, ये तो समझने में, कहीं समझने में दिक्कत हो तो बता देना मुझे। समझ रहे हो तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जहां भी? क्योंकि मैं मान के कई बार चलता हूं कि तुम जान रहे हो, और नहीं जानो तो पूछ लो। पॉइंट 2, मैटर एक बार पढ़ लिया था तुम लोगों ने? मैटर पढ़ा था कि नहीं? तो नहीं भाई, तो क्या क्लास करने, घर पर क्यों नहीं सोए रहे थे? क्या करने आते? टेस्ट वेस्ट देते हो? क्लास में तो रेगुलर हो तुम, एक मैटर क्यों नहीं पढ़ते? सब कौन सा बुक पढ़ी थी? नहीं तो पहले थोड़ा सा अगला भी तो होना चाहिए ना। पहले क्लास में जैसे जब थोड़ा सा पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे समझोगे? फिर मैं कैसे करवा पाऊँ? क्वेश्चन वहाँ अप्लाइड होता है। तुम लोग फिर क्या कहते हो कि हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, तुम क्वेश्चन खुद से कर लोगे? तो नहीं कर लोगे तो फिर पढ़ के नहीं आते, मैं क्वेश्चन कैसे कराऊँ? कुछ तो मेरे लिए क्या हुक्म है आका, आप लोग बताइए मुझे। तुम लोग ही मुझे हुक्म निर्धारित कर दो, मैं ही उसी के मुताबिक करूँ। मुझे चिंता होती है कि क्वेश्चन अप्लाइड होता है, और इसके बाद दोबारा क्लास करने तो तुम आओगे नहीं। क्लास तो तुम्हारा फिनिश हो रहा है, उसके बाद तुम रिवाइज ही करोगे, या फिर टेस्ट सीरीज में आओगे, या फिर वो भी जो सपोर्ट मिलेगा वो तो सपोर्ट दूसरे टाइप से मिलेगा। इस तरह से तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन फिर मैं डिस्कस नहीं करूंगा ना आपके साथ बैठकर। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग पढ़ के नहीं आओगे तो मैं कैसे उसको कवर करूंगा? अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इस पढ़ाई से फिर वहां पर तुमको दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं पढ़ के आओगे तो? क्वेश्चन पेपर देखो तो यूपीएससी का उठा के और बताओ क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन कितना अप्लाइड है? मुगल शासकों के स्थापत्य में राक्षसों की तरह सोचा, जौहरियों की तरह तराश। चित्रकला पर यूरोपीय कला का प्रभाव। अगर तुम्हारे पास 2-4 बिंदु नहीं रहता है तो लिखोगे क्या हो? कभी जहांगीरी चित्रकला पूछ देंगे। तो देखो, हम एक्चुअली इस तरह से हम नहीं पढ़ाते हैं कि हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया। अब कल तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो टेंशन मुझे हो रहा है कि ये लोग लिखने की स्थिति में आया है कि नहीं चीज़ों का। उसके बाद तुम लोग आते हो एकदम आराम से बैठ के, एकदम जैसे लगता हो किसी कोई क्लब अटेंड करने आ रहे हो, और यही काम तुम लोग जीएस में ही करते हो। और तब जब नहीं होता तो लगता है हिंदी माध्यम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। कैसे होगा भाई? वहाँ जो इंग्लिश मीडियम में इंजीनियरिंग वाले लड़के होते हैं वो रात रात दिन जग के एकदम टीचर पर चढ़े रहते हैं कि सर इतने पॉइंट्स हुए, आप ही बताइए सर इसमें आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वो कैसे लेके। वो लोग रात दिन इसी में लगा रहता है। ना हिंदी वाले न क्वेश्चन पेपर देखते हैं, न सिलेबस देखते हैं, न तैयार करके आते हैं। तो कैसे रिजल्ट होगा फिर बताओ तुम ही? तुम लोग जो फंडामेंटल क्वेश्चन उठा दो, आत्मा अपना अपना झांक कर देखो कि कितना तुमने ईमानदारी से वहां पर काम किया है। 4 क्लास ज्वाइन करने की क्या जरूरत है तुमको? एक जीएस में करो, एक ऑप्शनल में करो। 2 क्लास एक आदमी के लिए काफी। अब जाओगे 3 क्लास कर लोगे। कोई दिन भर क्लास ही करते, वहां से आके पता है सर 3 क्लास होता है तो मैं सब पढ़ नहीं पाता हूँ। तो ठीक है, सिविल सेवा में लिख देना कॉपी में कि सर मैंने 3 क्लास किए, पढ़ नहीं पाया। वहां आपको उत्तर आना चाहिए। अब एक तुम लोगों का टेस्ट लिया है, एक टेस्ट में कल तुम लोगों का जो फिनिश करूंगा तो कल एक डेट फिक्स कर लूंगा एक टेस्ट का। उस तिथि को आके टेस्ट दो। उसमें बहुत लोग नहीं आओगे कोई बात नहीं, जो आओगे उसका टेस्ट ले लेंगे। तो कल मैं उसका फिक्स कर देता हूँ, है ना? तो इसको देखो, वैसे काम नहीं चलेगा कि नहीं आए तो। ये लाल संगमरमर पत्थर और एक एक पॉइंट हमारे साथ तुम डील करो, क्योंकि उसका मैं क्वेश्चन स्थापत्य पर रखूंगा और क्वेश्चन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा कि मुगल काल तक स्थापत्य के क्षेत्र में तकनीकी विकास, मुगल काल तक स्थापत्य के क्षेत्र में तकनीकी विकास, स्थापत्य के क्षेत्र में तकनीकी विकास, क्षेत्र में तकनीकी विकास क्योंकि स्थापत्य के निर्माण से पूर्व उसका डिजाइन होना आवश्यक। समझ गए होगे? स्थापत्य के निर्माण से पूर्व उसका डिजाइन होना आवश्यक। पॉइंट 3, कुछ मुगल शासकों की
कुछ मुगल शासकों की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि। कुछ मुगल शासकों की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि। स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि यथा अकबर के कुछ लघु चित्रों में, अकबर के कुछ लघु चित्रों में उसे फतेहपुर सीकरी और आगरा के स्थापत्यों, उसे फतेहपुर सीकरी और आगरा के स्थापत्यों के निर्माण को निरीक्षण करते दिखाया जाना, निर्माण को निरीक्षण करते दिखाया जाना, निरीक्षण करते दिखाया जाना, दिखाया जाना। नेक्स्ट वन, लिखिए। हाँ, मुगल शासकों के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा अपने साम्राज्य के आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, अपने साम्राज्य के आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण के समानांतर सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन देते हुए, सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन देते हुए स्थापत्य की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का, देते हुए स्थापत्य की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का, स्थापत्य की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का यथा गुजराती शैली, गुजराती शैली, बंगाली शैली, गुजराती शैली, बंगाली शैली, जौनपुर की शैली आदि को आत्मसात किया जाना, आदि को आत्मसात किया जाना, आत्मसात किया जाना। आत्मसात किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, कि मुगल स्थापत्य में, मुगल स्थापत्य में मुगल स्थापत्य में मेहराबी शैली, मेहराबी शैली और शाहतीरी शैली के बीच, शाहतीरी शैली के बीच कहीं बेहतर एकीकरण, कहीं बेहतर एकीकरण, बेहतर एकीकरण। ओके, अब नीचे ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर लिखिए हेडिंग कि मुगलों के अधीन